नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सामान्य अध्ययन के अर्थात जीएस वाले पॉइंट के पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021। ठीक, तो इसका तात्पर्य है कि 2021 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। 2026 का जो होने वाला है इसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ले रही है, आयोजित कराएगी, जो झांसी में लोकेटेड है। ठीक है, झांसी में ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी 2026 का परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आयोजित कराने वाली है। ये अलग अलग वर्षों में अलग अलग उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आयोजित कराती हैं, तो इससे घबराइएगा मत। ये लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा है तो लखनऊ का ही होगा, नहीं, ये अलग अलग वर्षों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित किया जाता है एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसके पहले हमने 2025, 24, ठीक, 25, 24, 23, 22 और 21 का भी हमने 2 वीडियो दे दिया है। आज का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, 2021 का ये लास्ट वीडियो है आज। तो आज ये 2021 भी समाप्त हो जाएगा। हमने हिंदी भी साथ में लिया है। ठीक है, हिंदी भी साथ में लिया है और हिंदी का भी 25, 24, 23, 22, ठीक है, तो 4 वर्षों का हमने हिंदी भी कंप्लीट किया हुआ है पीवाईक्यू। और हिंदी तो जरूर करिएगा क्योंकि हिंदी इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक, तो चलते हैं हम आज के अपने वीडियो की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक देख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 तक। आज हम 34 से शुरू करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, 34। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम में पारित किया गया था। पूछ रहा है कि किस वर्ष में भारत बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया, तो 1949 में पारित किया गया था। ठीक है, बैंक, लेकिन जो बैंकों की कार्य प्रणाली है वो भारत शासन अधिनियम 1935 आया हुआ था। आरबीआई अधिनियम 1935। ठीक है, तो 1935 के माध्यम से उसका कार्य प्रणाली निर्धारित की जाती है। लेकिन बैंकिंग विनिमय जो है यह 1949 का जो कानून था, अधिनियम था, उसके अंतर्गत लिया जाता है। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम वर्ष 1949 में पारित किया गया। वर्ष 1956 में यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। इसके साथ पूरे देश में प्रभावी हो गया। ठीक, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लागू हुआ 56 में, उसके बाद पूरे देश में लागू हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला, जैसे ही आएगा ये, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। आपको जान के हैरानी होगी कि पहले रजिया गद्दी पर बैठी थी, उसके बाद षड्यंत्र करके इसके भाई ने इसको हटा दिया। भाई बहुत कमजोर था, तो दरअसल भाई ने नहीं बल्कि उस राज्यसभा में कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि महिला गद्दी पर कैसे बैठ सकती थी, तो भाई को हथियार बना के उसको, रजिया को हटा दिया। वो क्योंकि बहुत ही अयोग्य था, बहुत ज़्यादा अयोग्य था, तो इसलिए दिल्ली की खुद जनता ने ही हस्तक्षेप करके दोबारा रजिया को गद्दी पर बैठा दिया था। ये इतनी अच्छी महिला शासक थी। ठीक, रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240, देखा, केवल 4 वर्ष, अंत में उसको गद्दी पर रहने ही नहीं दिया गया, केवल 4 वर्ष जो है मध्य शासन किया। ठीक, रजिया के पर्दा प्रथा त्याग कर, रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग पुरुषों की तरह चोगा या काबा तथा कुलाह, टोपी धारण किया। रजिया ने मलिक जामुलुद्दीन याकूत से, ये इसका एक गुलाम था, याकूत इसका गुलाम था, या वो अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। ठीक, ये याकूत को जो है अपना सबसे सलाहकार बनाई थी और शायद याकूत को ही
याकूत से ही इसने बाद में चल के शादी कर ली थी, क्योंकि याकूत भी इसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा था, तो इसने उससे शादी कर ली। इसके दो सबसे प्रमुख गुलाम थे, एक याकूत था और दूसरे का पता नहीं क्या नाम था। मुझे यहाँ नाम नहीं आ रहा है, फिर कभी उल्लेख आएगा तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर बी है, दिल्ली पर एकमात्र बैठने वाली रजिया सुल्तान ही थी। ठीक है, गद्दी पर बैठने वाली महिला। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? हाँ, ये क्वेश्चन आता है, आपको ये जानना होगा कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, न केवल इस एग्जाम में बल्कि अन्य एग्जाम में भी सिखों के गुरुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सिखों के गुरुओं से क्वेश्चन आते हैं, एक पूछा जाता है जैन तीर्थंकरों से कि कौन से तीर्थंकर थे 24वें, 12वें, 5वें, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 10 गुरु हुए थे पूरे सिखों के, तो 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु थे अर्जुन देव अंग। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। पहले थे गुरु नानक, जिनकी हम सब पूजा करते हैं, गुरु नानक देव। दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे गुरु रामदास, 5वें अर्जुन देव। ठीक, यही आपका आंसर है। छठे हरगोविंद, 7वें गुरु हर राय और 8वें गुरु हरकिशन और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। ये बिहार से संबंधित थे, गुरु तेग बहादुर। 2024 में बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। और गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। ठीक, बोले कि 1.25 लाख एक लड़ावा तब गुरु गोविंद नाम कहावा, ये वही थे, 10वें गुरु थे, एक महान योद्धा थे ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय है? कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन 2 राज्यों के बीच विवाद का विषय है? तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का विषय है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों लड़ते रहते हैं कि हमें पानी कम मिल रहा है, वो कहते हैं कि हमें कम मिल रहा है। कृष्णा नदी पर निर्मित अलमट्टी बांध, जिसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच कृष्णा नदी जल के बंटवारे के बीच विवाद का विषय था। कृष्णा नदी जल विवाद पर दिसंबर 2010 में कृष्णा नदी जल विवाद प्राधिकरण ने अपना फैसला सुनाया। ठीक, प्राधिकरण में ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये समझ लो कि एक न्याय ही होता है, न्यायालय ही होता है, लेकिन जो किसी विशेष कार्य के लिए ही एक न्यायालय गठित कर दिया जाए। ये न्यायालय होता नहीं है, लेकिन न्यायालय जैसा ही कार्य करता है। जज वास्तविक होते हैं, वकील वास्तविक होते हैं, लेकिन वो इसीलिए काम करता है। ठीक है, जिसलिए वो गठित किया गया। जैसे नदी जल विवाद पर दिसंबर, कृष्णा नदी जल विवाद प्राधिकरण। तो अब ये जब फैसला आ गया तो प्राधिकरण समाप्त, फिर से कोई फैसला कोई समस्या होगी, फिर से ये प्राधिकरण जो है ट्रिब्यूनल फिर से गठित कर दिया जाएगा। अलमट्टी बांध की ऊंचाई 519 मीटर से बढ़कर 524 मीटर करने का फैसला सुनाया, ताकि और पानी संरक्षित किया जा सके और सबको पानी बराबर या जरूरत के अनुसार दिया जा सके। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। कौन से सूफी संत थे जिनके नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया? सैयद वाहिद अशरफ, अलाउद्दीन साबिर कलियारी। तो ये दोनों नहीं थे। ठीक, चल अभी देखते हैं क्या है इसका दोनों और ऑप्शन। तो सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, सी ख्वाजादीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराए थे, दिल्ली का सुल्तान था, इसने शुरू कराया था। लेकिन काकी जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यह एक धार्मिक गुरु थे मुस्लिमों के उस समय। तो उन्हीं के सम्मान में कुतुब मीनार को बनवाया था। देख रहे हैं ना, कुतुबुद्दीन तो कुतुब मीनार, तो उन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन समाप्त किया था इल्तुतमिश ने। इस बात को आप याद रखिएगा कि अंतिम चरण का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस शूरी राजा को हराया था? तो ये तो आंसर ही दे दिए बकायदे, है ना,
कि सूरी राजा, तो सिकंदर सूरी को हराया था इन्होंने। एक मिनट, हाँ, सिकंदर सूरी, ऑप्शन सी। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, हिंदाल, कामरान और अस्कारी अस्कारी नाम इनके बड़े अजीब होते हैं, में सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध: देवरा का युद्ध 1531 में, दोहरिया का युद्ध 1532 में, चुनार का युद्ध, चुनार यही मिर्जापुर वाला चुनार, 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540। ठीक, बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी के हाथों इसको हार प्राप्त हुई थी, तो भाग गया था ये, तो भारत छोड़ने का विवश हो गया, वापस भारत सिंध प्रांत चला गया। लेकिन सरहिंद के युद्ध 1555 में अफगान सेना का नेतृत्व करते हुए सूरी एवं मुगल सेना के नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगान सिकंदर सूरी हार गए और पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर अपनी सत्ता प्राप्त कर ली। शेरशाह सूरी तब तक मर चुका था, ठीक है, तो उसका बेटा गद्दी पर बैठा था सिकंदर सूरी, तो वो कोई योग्य शासक तो था नहीं, तो बैरम खान ने उसे पराजित कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण किस कृषि को के रूप में जाना जाता है? पूछ रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जो स्थानांतरण कृषि होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि। हस्तांतरण कृषि वो होती है कि ये एक बहुत ही प्राचीन या आदि मानव इसका प्रयोग किया करते थे, ठीक है। आज के जनजातियां भी थोड़ी बड़ी इसको अभी करती हैं, झूम कृषि को, स्थानांतरण कृषि को। इसमें होता क्या है कि एक जंगली एरिया को जला देते हैं पूरा, ठीक है, इसमें जला देंगे। मान लो कि ये बहुत सारा जंगल है, तो इतना बड़ा क्षेत्र उसमें जला देंगे, ठीक। तो अब जलाने के बाद यहाँ पर राख खूब हो जाएगी और खूब सारे पोषक तत्व तो हैं ही, क्योंकि जंगली इलाका है, उसके पत्ते हैं। तो अब यहाँ ये कृषि करेंगे, धीरे धीरे यहाँ बीज छीट के ये कृषि करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे इसकी उर्वरता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें न बीज डालते हैं, न कुछ करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते, क्योंकि ये जनजातियां हैं, तो इनके पास इतना ज्ञान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इनके पास पैसा नहीं है, तो ये बीज या उर्वरक इसमें डालते नहीं, तो इसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। अब इसको छोड़ के हस्तांतरित होके किसी और जंगल को जला देंगे। अब यहाँ कृषि करेंगे, फिर तीसरे पे करेंगे, ठीक, फिर चौथे पे करेंगे, ऐसे ऐसे करते समय फिर लौटेंगे पहले वाले स्थान पे, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्रिया करते रहते हैं, तो इससे जंगलों को बहुत नुकसान होता है। तो सरकार इसके लिए बहुत से कदम उठा रही है। तो पूर्वोत्तर में से झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत जंगलों को काट कर जलाकर कृषि योग्य भूमि और उस पर खेती की जाती है। जमीन की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरी जगह यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरण कृषि के नाम, ठीक, दक्षिण पूर्वी स्थान राजस्थान में इसे वलतारे कहा जाता है, ठीक है, वालतरे। पूर्वी राजस्थान में से वालतरे कहा जाता है। पश्चिमी घाट में से कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में से कुमारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसमें डाहिया कहा जाता है। उड़ीसा में इसे पोडू कहा जाता है, जबकि उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डॉट 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 है जो बौद्ध कला वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। पूछ रहे हैं कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के मध्य वह कौन सा संबंधित स्थान है जहां पर बौद्ध कला या वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं? तो ये सांची का स्तूप है। सांची जो है स्थान, ये बहुत ही फेमस है। सांची कहां पर लोकेटेड है? उड़ीसा में, ठीक। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि संबंधित वह स्थान सांची है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची गलती हुई, उड़ीसा में नहीं, मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। तो यह कहाँ पर है? सांची, मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दसवीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किस सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो 10वीं जो अनुसूची है यह दल बदल है। ठीक है, दल बदल 12 अनुसूचियां हैं पूरी, तो इसमें दल बदल 10वीं अनुसूची है। तो 10वीं अनुसूची जो दल बदल है, इसका निर्णय, इसमें कोई भी संबंधित निर्णय होगा उसे लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, जैसे इस समय कौन है? इस समय है ओम बिरला। बिरला, ऐसा क्या नाम है उनका? ओम बिरला। हाँ, बिरला, ओम बिरला उनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि 10वीं अनुसूची लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष अंतिम फैसला लेता है कि वह उसने कोई अयोग्यता की है या नहीं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है एवं 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बैटरी का आविष्कार 1912 में किसने किया था? तो ऑप्शन बी हेनरी मोजले ने किया था। परमाणु बैटरी का निर्माण जो है, आविष्कार, वो मोजले ने किया था, हेनरी मोजले। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मोजले ने किया था। परमाणु बैटरी से बिजली उत्पन्न करने के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक के क्षय से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। समस्थानिक क्या होता है? एक ही परमाणु क्रमांक होता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 2 होता है। ठीक, लेकिन समस्थानिक होता है कि दूसरे भी हाइड्रोजन का परमाणु भार तो परमाणु क्रमांक तो एक रहेगा, लेकिन इसका परमाणु भार अलग हो जाएगा। मान लो कि 3 हो जाएगा, तो ये समस्थानिक हुआ कि इसका परमाणु क्रमांक तो एक हुआ, लेकिन परमाणु भार अलग हो जाता है, तो यह होता है समस्थानिक। तो इसी के टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा जो है अंत में बिजली बनाने का कार्य करती है, या जो भी तरीके से आप इसका उपयोग करना चाहें। समस्थानिक क्षय के उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी में मोजले ने पहली बार बीटा सेल का प्रयोग किया। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1794 में पहली बैटरी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, बैटरी शब्द का प्रयोग पहली बार फ्रैंकलिन ने 1994 में किया था। और 1800 ईस्वी में वोल्टा का पाइल विद्युत उत्पन्न करने का पहला व्यवहारिक उपाय था, जिसे एलेसेंड्रो ने खोजा। रेबीज का टीका का खोज लुईस पास्चर ने किया था। इन सब ने क्या क्या खोज किया था, यहाँ सबका दिया है, तो लुई पास्चर को ध्यान में रखिएगा कि जो रेबीज का टीका लगता है, लुई पास्चर ने उसकी खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 सेंटीग्रेड है। इसके लिए उन्होंने केल्विन तापमान स्केल का नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लो। पूछ रहे हैं, यहाँ जो डॉट डॉट दिया है, यहाँ आप लगा सकते हो अपने मन में कि किस वैज्ञानिक ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया। संहिताबद्ध करने का तात्पर्य है कि उसे लिखा, उसे बताया, उसे एक बुक में जो है लिखकर फैलाया उस ज्ञान को। यह निष्कर्ष निकाला कि तापमान का निरपेक्ष शून्य -273, ठीक है, -273.15 सेंटीग्रेड है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये थे विलियम थॉमस को केल्विन के नाम से भी सम्मानित किया गया था। इस बात को आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी, विलियम थॉमस ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया।
यह निष्कर्ष निकाला कि तापमान का निरपेक्ष शून्य -273.15 केल्विन सेंटीग्रेड है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। परम शून्य तापमान सैद्धांतिक रूप से प्रकृति में न्यूनतम संभव तापमान है। कहने का मतलब कोई भी चीज जो है -273 ही जो है लगभग हो सकती है शून्य, यही परम शून्य है। यहाँ देख रखते ना, संभव तापमान है। इस तापमान पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 केल्विन द्वारा परिभाषित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? किसी वस्तु और कीमत में उसकी मांग के बीच संबंध, आय वितरण, रोजगार दर, कर योग्य आय लोच। तो इसका सही आंसर है आय वितरण। और लेकिन इसका ज्यादा बेहतर आंसर होगा असमानता। आय की असमानता इसका सही आंसर होगा। ठीक, लेकिन इसमें आय का वितरण ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आय की असमानता नहीं दी गई, तो यह सही आंसर बी है। ठीक, ये 0 से लेके 100 तक इसमें मानक सूचक दिए हुए होते हैं। जब वक्र जो है 0 के समीप रहेगा, इसका मतलब असमानता बहुत जो है वो शून्य है। लेकिन जितना बढ़ता जाएगा 100 के करीब रहेगा तो असमानता उतनी अधिक होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था? किसने उस गुरुद्वारे का निर्माण कराया था जो कि अमृतसर में लोकेटेड है और स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, या इसे कह सकते हैं हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था। यह हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा है। ठीक, चलते हैं इसके हम देख लेते हैं एक बार इसकी व्याख्या। ठीक है, व्याख्या एक बार देख लेते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। यह आदि ग्रंथ नाम है। ठीक है, तो यह एक ग्रंथ है जो सिखों का ग्रंथ है। तो अर्जुन देव ने, जो कि 5वें गुरु थे, इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ही अमृतसर जलाशय के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया। तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने, जो कि मुगल शासक था, इसने मृत्यु दंड दिया क्योंकि खुसरो की सहायता इन्होंने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये आप सबको पता होगा। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक के द्वारा किया गया था। फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द को दिया था 1912 ईस्वी में। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। मानव यकृत में विटामिन ए की कमी काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, शरीर में इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर आदि होता है। गाजर खूब खाया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आया था 630 ईस्वी में, और यह 643 ईस्वी के मध्य तक रहा। ठीक है, 30 में आया और 43 में लगभग 13 साल तक वह भारत में रहता रहा। 13 क्या 15 सालों तक वो रहा था। ठीक है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 1530 से 1500, ये हर्षवर्धन का काल दिया गया है, 30 से 43। ठीक, हर्षवर्धन के काल जो है वो 30 से 43 तक चला था, में आया था। वह भारत में करीब 15 वर्षों तक रहा तथा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत सीयू के नाम से भी प्रसिद्ध है। सीयू, इसका इसने जो अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है वह ग्रंथ सीयू के नाम से भी फेमस है। चीन से आने वाले अन्य प्रमुख यात्री फाहियान, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय के समय आया था, संयुगन व इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड का प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? किसने कहा था कि जो डायनासोर थे उनका खत्म होने का जो सबसे प्रमुख कारण था वह उल्कापिंड था? तो यह दिया था लुई अल्वारेज ने, लुइस अल्वारेज, ऑप्शन नंबर बी, लुइस अल्वारेज। अल्वारेज ने कहा था कि, यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर विलुप्त होने का सिद्धांत लुई अल्वारेज की देन है। प्रोफेसर केलर के अनुसार उल्कापिंडों की टक्कर के अलावा कई पर्यावरणीय बदलाव और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी डायनासोर विलुप्त हुए। इनका कहना था कि जब पृथ्वी पर डायनासोर खूब थे तो वहां एक बहुत बड़ा सा उल्कापिंड गिरा, और उस उल्कापिंड वो इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरे पृथ्वी पर भूकंप आया और धूल कण इत्यादि जो है वो आकाश में छा गए कि वर्षों तक अंधेरा ही रहा, पृथ्वी पर प्रकाश आया ही नहीं कई वर्षों तक। तो इससे क्या हुआ कि पेड़ पौधे जो है वो भी खराब होने लगे और साथ में डायनासोर भी जो है, क्योंकि पर्यावरण दिशा बदल गई तो डायनासोर भी इस चक्कर में खत्म हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये किसने दिया था? लुई अल्वारेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, एलेसेंड्रो वोल्टा। क्या नाम है इनका? ये वैज्ञानिक का नाम है एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति एलेसेंड्रो वोल्टा था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी के विस्फोट किया जा सकता है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह एक कार्बनिक गैस है जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस याद रखना। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा होता है आपका 50 क्वेश्चन, अर्थात 2021 भी कंप्लीट हुआ पीवाईक्यू जीएस का। आपका 2 पालियों में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। पहले में जीएस होगा, दूसरे में क्या होगा? आपकी भाषा होगी, लैंग्वेज। ठीक, अब चाहे आप हिंदी लेंगे चाहे इंग्लिश लेंगे तो यह दूसरे 50 में आपको भाषा मिलेगी। और दूसरी पाली के पहले में आपको सामान्य अभिव्यक्ति मिलती है, रीजनिंग रहती है, मैथ रहता है, छोटी मोटी पर्यावरण की जानकारियां रहती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग रहता है, सीडीपी रहता है, चिल्ड्रन वाला, वही सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। और चौथा होता है सेक्शन, या दूसरी पाली का दूसरा सेक्शन होता है आपका विषय। आपने कला वर्ग लिया है कि साइंस वर्ग लिया है कि क्या लिया है, कॉमर्स लिया कि वाणिज्य लिया। ठीक, तो उससे 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जीएस का हम 2021 तक कंप्लीट कराए हैं, हिंदी का हमने 2022 तक कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वर्ष के पीवाईक्यू के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम। और वीडियो यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।